Hello kids, I'm Natskancha, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High School Education. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर भी केमिस्ट्री में आता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब दो लॉ है आपके सिलेबस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and law of constant proportions. First law, law of conservation of mass, states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This means that during a chemical reaction, the sum of masses of reactant and product remains unchanged. ये लो ये समझाता है हमें कि मास हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ मास अपना स्टेट चेंज करता है. सपोज हम 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम शुगर या फिर 25 ग्राम शुगर लेंगे और उन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास 125 ग्राम शुगर सॉल्यूशन बन के रहेगा. मतलब शुगर और वाटर दोनों को हमने मिक्स किया तो उनका मास चेंज नहीं हुआ. दैट्स व्हाई हम कहते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ये रिएक्शन केमिकल नहीं था बट समझने के लिए था. एक्टिविटी, टेक सम सोडियम सल्फेट solution in a conical flask and some barium chloride solution in an ignition tube. Hang on the ignition tube in the flask by a thread and pot the cork on the flask. Find the mass of the flask on the balance. Then tilt the flask. A chemical reaction takes place and sodium chloride and barium sulfate are formed. Then find the mass of flask again. It will be seen that sum of masses of reactant and products remains unchanged. ना इसमें हमने सोडियम सल्फेट एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया और बेरियम क्लोराइड एक इग्निशन ट्यूब में लिया. अब इग्निशन ट्यूब को फ्लास्क के अंदर रख दिया और उस पर कॉर्क लगा दी. ना उसका वेट लिया हमने एंड देन वापस उसको टिल्ट कर दिया और दोनों का रिएक्शन हो गया, इग्निशन ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज़ थी उसका. तो हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट में से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है. तो इसमें ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट. अब सोडियम सल्फेट का वेट 142 ग्राम होता है, बेरियम क्लोराइड का 208 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 58 एंड बेरियम सल्फेट का 233 ग्राम. अगर एरो के ये साइड वाले और एरो के ये साइड वाले दोनों को हम मास निकालेंगे तो दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होगा. इसका मास भी 350 ग्राम आएगा और इसका भी 350 ग्राम आएगा. तो इसका मतलब ये है कि मास ने अपनी बेसिक नेचर नहीं छोड़ी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर दिया. सोडियम सल्फेट में से सिर्फ सोडियम क्लोराइड में फॉर्मेशन हुआ है, एक भी ग्राम मास कम ज़्यादा नहीं हुआ. नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. नाउ इसमें ये दिखाना चाहता है कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें एक मास का स्पेसिफिक रेशियो होता है. सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 16. तो हाइड्रोजन के मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 2:16 हुआ. ये रेशियो में वाटर बनता है. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 रेशियो मास का रेशियो हुआ वाटर का. अगर एटॉमिक रेशियो देखिए वाटर का तो 2:1 होगा. सिमिलरली अगर हम अमोनिया से कंपेयर करें तो अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है तो 14 और हाइड्रोजन का 3 तो 14:3. तो ये 14:3 का रेशियो है इसका मास का. ये सब एलिमेंट्स हैं, उनके केमिकल सिंबल्स हैं. नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी और जनरली 3 मार्क या 2 मार्क में आती है एग्जाम में. फर्स्ट पॉइंट, matter is made up of tiny particles called atoms. Second, atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मैटर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिनको एटम्स कहते हैं. एटम्स एक्चुअली बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है. अब एटम्स बेसिक यूनिट है मतलब वो इंडिविजिबल हो गए और वो भी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो गए और क्रिएट भी नहीं हो गए, सिमिलर टू मास. ये स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का और लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास सिमिलर है. Now, third, atoms of a given element are similar in mass and properties. Atoms of different elements have different mass and properties. अब जो एटम्स सेम एलिमेंट के होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी और मास. अब सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? सपोज हमने हाइड्रोजन लिया, तो अब हाइड्रोजन के कितने भी एटम्स होंगे उनका मास वन ही रहने वाला है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वैसे ही मैच करेगी. अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी. मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एंड मास डिफरेंट होते हैं. सपोज हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, तो हाइड्रोजन का मास 1 है एंड ऑक्सीजन का 16 है, तो इनका मास डिफर हुआ और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है. नाउ पॉइंट नंबर 5, atoms combine in small number whole ratio to form compounds. मतलब कोई भी एटम्स कंपाउंड बनाने के लिए एक स्पेसिफिक होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है. सपोज वाटर बनाने के लिए H2O होता है, तो मतलब उसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, तो वो 2:1 के रेशियो में कंबाइन है, और 2 और 1 स्मॉल होल नंबर्स हैं. दैट्स वाई ये पॉइंट में ऐसा कहा है कि एटम्स कंबाइन in small whole number ratios to form compounds. In a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. अब relative number मतलब भी रेशियो ही होता है, और kinds of atom मतलब टाइप ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन. तो मतलब कोई भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर मतलब रेशियो और काइंड ऑफ एटम मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगी वाटर में, वो सब कांस्टेंट होता है. तो मतलब अगर आपको याद रखना है तो ये दोनों पॉइंट कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों और ये दोनों. ये याद रखने की इजी टेक्निक रहेगी. थर्ड, एटम्स. व्हाट इज एन एटम? An atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently and retains all its chemical properties. मतलब एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सपोज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या फिर ऑक्सीजन का एटम है, तो वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. अगर ऑक्सीजन के एटम को इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस चाहिए तो उसके साथ दूसरा ऑक्सीजन का एटम कंपलसरी होना चाहिए कनेक्टेड बॉन्ड में. मतलब ऑक्सीजन के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उसी जगह हम आर्गन का एटम देखें या फिर नियॉन का एटम देखें तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब वो अकेले रह सकते हैं. ऑक्सीजन एज अ ओ वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट नियॉन एनी के जैसे एग्जिस्ट करता है. इसमें यही दिखा है कि ऑक्सीजन को दो एटम्स चाहिए, बट आर्गन, नियन, जेनन एंड क्रिप्टन ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं. नाइट्रोजन भी अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ भी दूसरा नाइट्रोजन होना चाहिए. नाउ atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with. Atomic radius is measured in nanometers. Atoms बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, हम सोच भी नहीं सकते उतने स्मॉल होते हैं. अब एटॉमिक रेडियस एक पर्टिकुलर यूनिट है उसमें मेजर होता है, उसको नैनोमीटर कहते हैं. अब एक नैनोमीटर मतलब क्या? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. अब 10⁻⁹ मतलब 0 पॉइंट के बाद 9 जीरो या फिर 9 डिजिट्स हो गए. सपोज इसमें 3 जीरो, ये 3 जीरो और 001, मतलब पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स है, इसलिए इसको हम 10⁻⁹ मीटर कहते हैं. और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, और 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के जैसे होता है. The atomic radius of an atom of hydrogen is 10⁻⁻ मीटर. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻ मीटर होता है, मतलब बहुत छोटा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना छोटा. 1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, उसमें हमें चीज़ें दिखने बंद हो जाती है, तो मतलब 10⁻⁻ मतलब तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया. The radius of molecule of water is 10⁻⁹ मीटर. वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस 10⁻⁹ मीटर है. Now, fourth topic, symbols of atoms of different elements. The symbols of elements are represented by letters. The symbols of some elements are represented by one letter and symbols of some elements are represented by two letters. If the symbol has only one letter, it should be written as capital. And if symbol has two letters, then first letter should be capital and second should be small. अब ये क्या दिखाना चाहता है
अब कोई भी एटम होता है या फिर एलिमेंट होता है, उसकी एक सिंबल होता है स्पेसिफिक। अब कोई भी पूरा नाम तो नहीं लिख पाएगा हमेशा, अगर हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना हो तो हम पूरा नाम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए सिंबल की ज़रूरत है। और सिंबल लिखने की भी टेक्निक होती है। अगर सिंबल में एक लेटर भी हो सकता है और दो लेटर भी हो सकते हैं। सपोज हमने सोडियम लिया, तो सोडियम के सिंबल में एक लेटर भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर एक लेटर हो तो कंपलसरी कैपिटल होगा, और अगर दो हो तो फर्स्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज ये एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम के लिए सिंबल दो दो लेटर का है, तो इसमें फर्स्ट लेटर ए कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर एल स्मॉल होना चाहिए। सपोज आर्गन है, आर्गन में भी वैसे ही दो लेटर्स का, तो मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल। अब बोरोन है, तो बोरोन में सिर्फ एक ही लेटर का सिंबल है, तो मतलब वो कंपलसरी कैपिटल होगा। बस यही लिखा है इसमें। ये सब सिंबल हमें याद रखना है कंपलसरी। आप अभी 20 नंबर तक के एलिमेंट्स याद रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। सब पीरियोडिक टेबल मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। ये बेसिक केमिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट होगी केमिस्ट्री। नाउ एटॉमिक मास। Since atoms are very small in size, its mass is very small, and determining its mass is very difficult. So the mass of an atom is compared with mass of a standard atom. अब एटम बहुत स्मॉल होते हैं, तो उसका मास निकालना इम्पॉसिबल है लगभग, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते, तो उसका मास कैसे निकालें। तो हमने एक स्टैंडर्ड एटम ले लिया। पहले साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड एटम ऑक्सीजन का लिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन मिल जाता था। और 1961 में IUPAC ने मॉडिफिकेशन किया और स्टैंडर्ड एटम के तौर पर उन्होंने कार्बन 12 का एटम दिया। ये कार्बन के बाजू में जो 12 है वो उसका आइसोटोप का नेम है, इसलिए हम कार्बन एटम ही याद रखेंगे। तो atom which is considered as standard atom for comparing the masses of other atoms is carbon 12, whose atomic mass is 12 U। अगर मतलब जो भी एटम है उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड एटम से। अब स्टैंडर्ड एटम कौन सा? कार्बन 12 का एटम स्टैंडर्ड एटम है। अब कार्बन 12 के एटम का एटॉमिक मास 12 U है, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12। तो मतलब कोई भी एटम का एक एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करने के लिए हमें उससे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट मतलब एवरेज मास ऑफ वन एटम, मतलब एक एटम का एवरेज मास, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम भी क्या होगा? अगर 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कार्बन एटम का मास 12 हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 ही होगा। तो मतलब एवरेज मास ऑफ वन एटम मतलब एटम का मास, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, मतलब वो एटम का मास। अभी यहाँ पे एटॉमिक मास दिए सम एलिमेंट्स के, टेक्स्ट बुक का ही है ये आपको याद रखना कंपलसरी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। ये पॉइंट में भी याद रखना कंपलसरी, 36 मत बना देना इसको, 35.5 ही याद रखना। कैल्शियम का 40। ये सब एटॉमिक मास आपको 12 तक काम आएंगे कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो इसको हमेशा याद रखना। नाउ molecule. Now molecule. A molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all properties of that substance. A molecule is a group of two or more elements that are held together by attractive forces. Atoms of same element or different element can form or join together to form molecules. इसका मतलब मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूल
ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। अब मॉलिक्यूल दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस से एक साथ जुड़े हुए हैं। सपोज ये रहा ऑक्सीजन O2। अब ये ऑक्सीजन का वन एटम, ये दूसरा एटम, ये दोनों एक फोर्स से जॉइंट है तो ये O2 मॉलिक्यूल बन गया। बट अगर हम सिंगल ऑक्सीजन लें तो इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। सपोज वाटर, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक अट्रैक्टिव फोर्स से जॉइंट है तो atoms of same element or different elements can join together to form molecules। मतलब एक एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा, मतलब टू और मोर एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट। ये O2 एक मॉलिक्यूल है बट अब H2 है तो वो वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल है। अब इसकी कैटेगरीज है, मॉलिक्यूल्स की तीन डिफरेंट कैटेगरीज है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस। बट इसमें मैंने डायरेक्ट एक नया टॉपिक लिख दिया आयंस। तो molecules of element, molecule of an element contains atoms of same element, molecules of some elements contain only one atom, molecules of some elements contain two or more atoms। now इसका मतलब क्या है, अगर एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो उसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे। सपोज ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें ऑक्सीजन के ही एटम्स चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट्स के एटम हो गए। तो molecule of an element contains atom of same element, molecules of some element contain only one atom। मतलब कोई कोई मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम से काम हो जाता है जैसे नियॉन है, बट कोई कोई एलिमेंट होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट चाहिए, एटम्स चाहिए। सपोज ऑक्सीजन, atomicity of an element, it is the number of atoms present in one molecule of the element। मतलब कोई भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है, सपोज ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसकी एटमिसिटी क्या है, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसकी एटमिसिटी 2 होनी चाहिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनने के लिए दो ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए। बट उसी जगह हम हीलियम या फिर नियॉन लेंगे तो उसकी एटमिसिटी मोनो एटमिक है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एटम चाहिए। तो हम देखते टेबल में आर्गन है, उसमें एक ही एटम मॉलिक्यूल बना देता है तो ये मोनो एटमिक है। उसी जगह ऑक्सीजन है तो उसमें दो चाहिए इसलिए ये डायटमिक है। कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे फॉस्फोरस, उसमें चार चाहिए होते हैं एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, दैट्स वाई ये पॉलीएटमिक है। सल्फर में 8 चाहिए, अब दो या फिर दो से ज्यादा या फिर तीन से ज्यादा तो उसको हम पॉली में डाल देते हैं, सब सिमिलर पॉली। तीन तक हो तो मोनो डाई एंड ट्राईएटमिक, पर फिर 4 से ज्यादा हो जाए तो उसको पॉलीएटमिक कहते हैं। दैट्स वाई सल्फर भी पॉलीएटमिक है, फॉस्फोरस भी। ये आपका टेक्स्ट बुक का ही टेबल है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हुआ, पहले मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनाने के लिए सेम टाइप ऑफ एटम चाहिए थे, बट कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम चाहिए थे। सपोज हमें वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट के एटम्स चाहिए। अमोनिया बनाना है तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दो अलग एलिमेंट के एटम्स चाहिए। तो इसमें मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सपोज वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स चाहिए, अमोनिया के लिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब ये इनका रेशियो है, जैसे कि वाटर 2:1 के रेशियो में, अमोनिया 1:3, कार्बन 1:2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:1। ये इनके रेशियो है। नाउ टॉपिक नंबर 7, आयंस। आयंस एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल जितना इजी नहीं है तो इसमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये समझ में थोड़ा कम आता है। अब compounds containing metals and non-metal elements contain charged particle called ions. An ion is a charged particle having positive or negative charge. A positively charged ion is called cation and a negatively charged ion is called anion। अब आयन क्या होता है, आयन एक चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब कोई भी कंपाउंड है उसमें मेटल एंड नॉन मेटल का ही कॉम्बिनेशन होता है,
तो वो मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, और वो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो चार्ज होते हैं। अब एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। अब जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है या फिर आयन होता है उसको हम कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम एनायन कहते हैं। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी मतलब भी आयन होता है उसकी ही वैलेंसी होती है। वैलेंसी कोई नॉर्मल एटम या मॉलिक्यूल की होती है, वो आयन की होती है। सपोज ये सोडियम, तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई ये कैटायन हुआ। और सोडियम की वैलेंसी 1 है, मतलब प्लस के आजू बाजू 1 लिखा है, कुछ लिखा नहीं मतलब 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। इसी जगह हम मैग्नीशियम को देखें तो Mg2+ है, तो ये 2+ हुआ, ये इसकी वैलेंसी हुई, तो इसकी वैलेंसी 2 है, और ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, दैट्स व्हाई इसको हम कैटायन कहते हैं। और इसी जगह हम क्लोराइड को देखें तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये एनायन आता है। अब इसका चार्ज 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हुई। अब वैलेंसी को पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलेंसी सिर्फ नंबर में होती है। अमोनिया की वैलेंसी -1 है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 हुई। बस ये टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं या फिर जितने आयन्स हैं इनकी आपको वैलेंसी याद रखनी है, ये सब बेसिक है, इनसे आपका काम हो जाएगा। नाउ हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अभी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में या फिर अभी आप आगे इस चैप्टर में केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तब उसको लिखते कैसे? जैसे मैंने अभी सोडियम सल्फेट बोला था, आगे बेरियम क्लोराइड बोला था, तो उसको लिखा कैसे था? तो उसके थोड़े रूल्स होते हैं, पहले वो रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल, राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स और आयन so that the symbol of the metal or positive ion is on the left and symbol of non-metal or negative ion is on right. अब इसमें क्या कहा है कि मेटल होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा और नॉन मेटल राइट साइड होगा। तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, क्लोराइड नॉन मेटल की तरह। मेटल या फिर कोई भी पॉजिटिव आयन हो वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, एंड नॉन मेटल या फिर कोई भी नेगेटिव आयन वो हमेशा राइट में होगा। ये फर्स्ट रूल है। नाउ सेकंड रूल, राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स और आयन्स बिलो द एलिमेंट्स और आयन। अब वैलेंसी बिलो लिखना मतलब क्या? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, ये टेबल में लिखा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है +1, और क्लोराइड की वैलेंसी -1 है। तो इन दोनों की वैलेंसी हमने लिखी, पहले सिंबल लिखा, हाइड्रोजन का H और क्लोराइड का Cl। इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अब राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स और आयंस बिलो द एलिमेंट, मतलब इनकी वैलेंसी एक्सचेंज करके लिख देनी है। मतलब क्लोराइड की या फिर क्लोराइड की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, मतलब यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन की क्लोराइड के नीचे, मतलब यहाँ पे 1। अगर 1 है तो हम नहीं लिखते, इससे HCl बन गया। उसी जगह हम हाइड्रोजन सल्फाइड देखेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही है, बट सल्फाइड की 2, बट सल्फाइड की H2- होती है, मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हुई, और ये एनायन भी है। तो हमको वैलेंसी एक्सचेंज करनी है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन के नीचे लिखना पड़ेगा और ये 1 सल्फर के नीचे। मतलब अगर हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो हमें तो पहले वो एटम का या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, उसका हमें पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के साथ साथ उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब वैलेंसी याद होगी तो आप बस उसको वैलेंसी एक्सचेंज करनी है और फिर उस कंपाउंड का नेम लिखना है, और ये कंपलसरी सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की साइड। इसमें हमारे पास 10 एग्जाम्पल है, हम हर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी Mg2+ है, मतलब इसकी वैलेंसी 2, और क्लोराइड की Cl-7 मतलब 1। इन दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया, मतलब 1 Mg के नीचे और 2 Cl के नीचे, मतलब MgCl2। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा को इग्नोर करो, सिर्फ क्लोराइड देखो, मतलब कार्बन और क्लोराइड। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। अब इसको एक्सचेंज कर दिया हमने, ये कार्बन का 1 और ये क्लोराइड का 4, मतलब CCl2। ये रूल दिखा। थर्ड, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस। पॉलीएटमिक आयंस
should be enclosed in brackets before writing the formula. अब पॉलीएटमिक आयंस क्या होता है, नॉर्मल आयंस क्या होता है, पॉलीएटमिक क्या होता है। अब नॉर्मल मतलब ये कि मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, अब ये क्लोराइड एक मोनोएटमिक आयन मतलब सिर्फ एक ही एटम है, बट ये सपोज हमने ये लिया सोडियम नाइट्रेट, इसमें जो नाइट्रेट है इसमें 4 डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, मतलब ये डिफरेंट एटम से बना हुआ है, इसलिए ये पॉलीएटमिक आयन है। और ये मोनोएटमिक आयन है क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोराइड का आयन है। तो पॉलीएटमिक आयन जब कंबाइन करें हमें तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है अगर उसकी वैलेंसी 2 से ज्यादा होगी तो। सपोज ये एग्जांपल है, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम मोनोएटमिक है, इसकी वैलेंसी 2 है, और हाइड्रोक्साइड पॉलीएटमिक है, OH दो अलग एलिमेंट के एटम्स है, मतलब ये पॉलीएटमिक हुआ, इसकी वैलेंसी 1 है, OH माइनस 1 होता है, दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी 1 है। अब इसकी जब एक्सचेंज करेंगे तो Ca के साथ 1 जाएगा और OH के साथ 2 जाएगा, पर ये पॉलीएटमिक है इसलिए हम इसके आसपास ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट के नीचे लिखेंगे 2। अगर वैलेंसीज 1 ही हो दोनों की, सपोज ये Na की 1 है और NO3 की भी 1 है, तो हमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा हो या फिर 2 से 3 4 5 कुछ भी हो तो हमें ब्रैकेट कंपलसरी लिखना है। सपोज ये है, इसमें भी 1 जाएगा कार्बोनेट के साथ, इसलिए हमने लिखा नहीं है ब्रैकेट, बट उसी जगह NH4 के साथ 2 जा रहा है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है। बस ये कुछ रूल्स है, ये हमको याद रखना है और आप खुद ही बनाने लगोगे धीरे धीरे फॉर्मूलास। नाउ 9th टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब मैंने आपको समझाया कि वाटर का मास ये होता है, मतलब ऑक्सीजन का मास ये होता है, हाइड्रोजन का मास ये होता है, बट वाटर के मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, वो कैसे फाइंड करें, अब वो सीखना है, कोई भी मॉलिक्यूल का मास कैसे फाइंड करें। So the molecular mass of substance is sum of atomic mass of all atoms in a molecule of substance. अब molecule mass मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका मास। सपोज वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन के एटम का 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 प्लस 2 करेंगे हम तो ये 18 बन जाएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 U होगा, और U मतलब यूनिफाइड मास, ये याद रखना। अब नाइट्रिक एसिड का मास फाइंड करो आप ही। एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 1, एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास 14, और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 हुआ तो 3 ऑक्सीजन का 48। लॉजिकल है। अब बस इन सबको ऐड करना है, 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63U। ऐसे हम कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। नाउ 10th टॉपिक और चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, ये टॉपिक पे तो पूरा चैप्टर ही है 11th में, तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान देना। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने एटम्स पढ़ा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, आयंस पढ़ा, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सब पढ़ा। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है, मोल तो एक नया टर्म आया। तो मोल मतलब कोई भी सब्सटेंस का एक मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में जितने पार्टिकल्स हो गए, मतलब जितने एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में हो गए, उतने पार्टिकल्स एक मोल सब्सटेंस में हो गए, कोई भी एलिमेंट के एक मोल सब्सटेंस में हो। A mole of substance is that amount of substance which contains the same number of particles. अब particles मतलब atom, molecule, ion कुछ भी हो सकता है, that are present in 12 gram of carbon 12. अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना होगा पार्टिकल्स, वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.022 into 10⁻23। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 6.022 into 10⁻23, मतलब यहाँ पे 0.0 नहीं होगा,
यहाँ पे 1 के पीछे 23 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं। वैसे हमें 23 जीरो लगाएंगे तो 10⁻23 मतलब इन्फिनिटी ही गिन सकते हैं, पर ये नंबर याद रखते हैं क्योंकि इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। अब अ मोल रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स। अब मोल कौन सी दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। अगर कोई भी एक मोल सब्सटेंस कहे तो आपको समझ लेना है कि एक मोल सब्सटेंस में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे, कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कोई भी क्यों नहीं। It represents a definite mass of a substance equal to gram atomic mass of an element or the gram molecular mass of a compound. अब ये एक डेफिनेट मास देता है जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। अगर एटम लिया हो तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूलर मास। अब पहले तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज its atomic mass expressed in grams. अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन का एटम मतलब O2, मैंने कहा ना ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकता, दैट्स व्हाई ये O2 होगा। तो एक ऑक्सीजन का वेट 16 होगा तो दो ऑक्सीजन का वेट 16 into 2 मतलब 32 ग्राम होगा। अब यही जगह मॉलिक्यूलर मास देखो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूलर मास expressed in grams. अब हमको वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 1 मतलब दो हाइड्रोजन के थे मतलब हाइड्रोजन का मास 1 ही था, तो 2 1 जा 2 मतलब 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम था तो उसका 16 ग्राम, तो 2 + 16 18 ग्राम वाटर का हुआ मास। अब इसका रिलेशनशिप निकालना है साइंटिस्ट ने ताकि स्टडीज थोड़ी इजी हो। अब रिलेशनशिप किसके बीच में निकालेंगे? Relationship number of moles, mass, molar mass, number of atom or molecules and Avogadro number के बीच में निकाला है। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ पर उसको मोलर मास कहते हैं बस। अब मोल्स कैसे निकालें? चलो हमने समझ लिया कि मोल्स मतलब 12 ग्राम कार्बन एटम में जितने पार्टिकल्स हो उसको मोल कहते हैं। पर तो ये सपोज नंबर ऑफ मोल्स मतलब n लेना है। अब न्यूमरेटर में हमें मास ऑफ सब्सटेंस लेना मतलब जो गिवन मास हो जितना हमने वेट दिया कोई भी एलिमेंट का वो, और उसके नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज हमने 2 ग्राम मान लिया तो ये m की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, मोलर मास ऑफ वाटर 18 हुआ, हमने ऊपर ही फाइंड किया। अब 2 डिवाइडेड बाय 18 मतलब 1/9, तो इसके अंदर 1/9 मोल्स है। अगर हमको इसको सिंपल करके लें तो हमने सपोज लिया 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर लिया हमने, उसके अंदर हमको कितने मोल्स है वो फाइंड करना है। तो कितने मोल्स हुए उस फाइंड करने के लिए m की जगह हमको 32 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और कैपिटल M मतलब मोलर मास की जगह 18 होगा, ये तो यूनिवर्सल है। तो मतलब 36 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, मतलब 32 ग्राम वाटर में 2 मोल्स है, वो 2 मोल बनाता है। इससे हम मोल फाइंड कर सकते हैं, n लिखा हो मतलब मोल फाइंड कर सकते हैं। अभी n क्या है? सपोज हमको ये पता है कि हमारे पास इतने पार्टिकल है, सपोज मेरे को पता है कि मेरे पास, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मैंने जो मेरे पास जो पड़े हैं मेरे को जो पता है वो 12.066 into 10⁻23। और ये NO क्या होता है? NO मतलब एवोगैड्रो नंबर। आपको याद है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने याद रखने को कहा था? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10⁻23 है। अगर हम 12.066 या फिर 12.044 को 6.022 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा और 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻23 0 हो जाएगा, मतलब 1 बन हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मतलब 12.044 into 10⁻23 पार्टिकल्स में 2 मोल होते वाटर के।
ये दो फॉर्मूला है हमारे लिए मोल फाइंड करने के लिए। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड करना हो कि हमारे पास कितना मास पड़ा है वो एलिमेंट का, अगर हमें मोल पता हो और मोलर मास हमें पता ही होगा, तो ये फॉर्मूला होगा। मतलब इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ ये कैपिटल एम इस साइड ले लिया, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस ये इसमें से कोई भी दो, ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला तो बन जाएंगे आपसे। ये दोनों फॉर्मूला रिलेशनशिप है मोल फाइंड करने के लिए। इस पर टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा सम्स भी है और वो सम सॉल्व करना भी हमें सीखना है। मैं कुछ एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम ऐसे सम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हमने ये लेक्चर में वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर वन शॉट में जनरली कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बट हमने वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में। अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने एक बार में समझ नहीं आएगा तो भी नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार में धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बट सर कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। So that's all for this chapter and lecture. Bye. Please like, share and subscribe if you like this video and forward it to your friends. शायद ये उनको भी काम आ जाए अगर चैप्टर समझ ना पाए हो तो।